सुनेत्रा पवार ने अब उनकी जगह ले ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब उनकी जगह ले ली है, यानी अपने पति अजित पवार की जगह अब सुनेत्रा पवार ने ले ली है। कैसे ले ली है? तो इस सियासत में ले ली है। बुधवार को जब सुबह सुबह प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत की खबर आई, तभी से सवाल उठने लगे थे कि उनकी विरासत को आखिर कौन संभालेगा। इस बीच ये चर्चा भी तेज थी कि क्या अब एनसीपी के दोनों गुट एक हो पाएंगे। और इन सवालों के बीच आज सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये तस्वीर देखिए जरा, इसको स्क्रीन में फुल स्क्रीन लेकर आइए और यहां शपथ ले रही हैं। जरा शपथ लेते हुए देख लीजिए आप। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मैं गांभीर्यपणे व निपक्षपाती। आपको बता दूं कि आज दिन में ही एनसीपी विधायक दल ने इनको यानी सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुन लिया था। इसके बाद शाम तक शपथ ग्रहण भी हो गया, यानी 5:05 पे शपथ ग्रहण भी हो गया। हालांकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कल ही यह संकेत दे दिया था कि जल्द ही शपथ ग्रहण के बारे में सूचना दी जाएगी। आज की बैठक के बाद छगन भुजबल ने जो बताया है, आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं। क्या कुछ कह रहे थे छगन भुजबल, सुनिए। हिंदी में बताइए देखिए, आज जो है हमारा जो वैधानिक मंडल है, असेंबली काउंसिल, सारे सदस्यों की बैठक हुई। हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। अभी ये सारा लेकर जो है हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। चलिए। तो सुन रहे थे आप, यहां अजित दादा की जगह सुनेत्रा ताई ही एनसीपी का नेतृत्व करें, ये राय अजित गुट के विधायकों की थी और इस पर सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। आज जब सुनेत्रा पवार शपथ ले रही थी तो इस दौरान वहां पर मौजूद एनसीपी नेताओं ने अजित दादा अमर रहे के नारे लगाए। जाहिर है उनके जाने से जो खालीपन बना है उसे भरना आसान नहीं होगा और यहीं पर सुनेत्रा पवार के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है कि अब वो एनसीपी के विधायकों को किसी भी हाल में टूटने न दें। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ही सुनेत्रा पवार के लिए बधाई और शुभकामना संदेश पोस्ट कर दिया, लेकिन इसमें शायद एक चेतावनी भी छिपी हुई है कि सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी भी बीजेपी के साथ मिलकर चले, क्योंकि अजित पवार तो बीजेपी के साथ रहते हुए भी कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ नजर आते थे और बीजेपी को आड़े हाथों लेते रहते थे और अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर भी उनके सम्मान पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। ऐसे में अब अजित पवार के न रहने पर क्या एनसीपी का महायुति में दबदबा कायम रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आज के शपथ ग्रहण के बारे में खास बात यह रही कि पवार परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ और सुप्रिया सुले जब अजित पवार की मां आशा काकी से मिलकर निकली तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुन लीजिए। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उद्या बजेट सेशन आहे, त्याच्यामुळे सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले। मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का? काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची। तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली। काकी कैसे हैं? काकी कैसे हैं? आपने उनसे बोला आप लोग सब ठीक है? प्लीज साहेबांना बोलवलं नाही, विश्वासात घेतलं नाही, आपण गेलतात। अरे रोकला, सगळा महाराष्ट्र बघतोय साहेब कशा पद्धतीने आम्ही तुमच्यासाठी काम करू। एकच शब्द। तो सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि कल से बजट है और उन्हें एनसीपी की नेता होने के नाते
शरद पवार गुट की एनसीपी उसकी नेता होने के नाते दिल्ली में रहना है तो उन्होंने आशा काकी से जाने के लिए परमिशन ली है। इसके अलावा शपथ ग्रहण का सवाल होते ही सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से रामकृष्ण हरि बोलकर हाथ जोड़कर विदा ले ली। यानी फिलहाल इस पर पवार परिवार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जबकि सुबह बारामती में पत्रकारों से चर्चा में शरद पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला पार्टी का अंदरूनी मामला है। परिवार के तौर पर सभी एक दूसरे का भावनात्मक साथ देते हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े फैसलों में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न तो उनसे इस बारे में पूछा गया और न ही बताया गया है। इसी वजह से उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। शरद पवार के बयान और सुप्रिया सुले के दिल्ली रवाना होने के बीच अब एनसीपी के दोनों गुटों के एकीकरण यानी मर्जर पर सवाल गहराने लगा है, क्योंकि इस बीच कई खबरें सामने आई हैं जिसमें यह लगभग तय माना जा रहा था कि एनसीपी 12 फरवरी तक ही एक हो सकती है, यानी इसकी घोषणा हो सकती है 12 फरवरी को। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ये वीडियो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वीडियो में, इस वीडियो में जो 17 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें अजीत पवार और शरद पवार के साथ एनसीपी नेता बैठक में शामिल थे। बताया जा रहा है कि ऐसी कई बैठकों में दोनों दलों के एक होने पर बातचीत होती थी। अजीत पवार की यही इच्छा थी कि जो उनकी मौत के बाद जो इच्छा थी जो नहीं हो पाई, और उनकी मौत के बाद क्या ये इच्छा अधूरी रह जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या शरद पवार अभी कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए फिलहाल सुनेत्रा पवार को महायुति में उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्होंने एक अवसर दे दिया, एक मौका दे दिया है? इसका भी पता बाद में चलेगा। शरद पवार का रोल क्या यहां पर सुनेत्रा पवार के इस ओथ सेरेमनी तक जाता है, क्या इसके बाद भी जाता है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का यहां जवाब ढूंढेंगे हम आज। आपको याद दिला दूं कि सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति में हाल ही में आई हैं। उन्होंने 2024 में अपनी ननद और एनसीपी गुट की नेत्री सुप्रिया सुले, अभी आपने देख लिया, उनका बयान भी सुना था, सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो एनसीपी से राज्यसभा सांसद बनी और अब राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके आगे महाराष्ट्र की राजनीति अब कहां जाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ आ चुका है, इसकी चर्चा भी करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उधर मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारे साथी इकबाल ममदानी जी जुड़े हुए हैं। इकबाल भाई, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इधर दिल्ली से 4 साथी हमारे जुड़े हुए हैं। अंशु नेथानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत। और स्वागत अमलेंदु उपाध्याय जी आपका। और स्वागत इस्तेकबाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। महाराष्ट्र की सियासत कहां जा रही है, लेकिन इस बीच पोर्टफोलियो का बंटवारा शायद हो चुका है। जरा स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है और क्या कुछ मिला है सुनेत्रा पवार को, ये भी जरा देखते हैं। लेकिन विभागों का बंटवारा हो चुका है, ये ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कौन कौन क्या पद मिला है और सबसे बड़ी चीज क्या वित्त मंत्रालय मिला। सुनेत्रा पवार को 4 अहम मंत्रालय दिया गया है। कौन कौन से मंत्रालय है, जरा वो भी आपके सामने लाते हैं हम। और वो 4 मंत्रालय क्या क्या, ये नोटिफिकेशन भी है, जो चिट्ठी है। और इसमें ये खबर आ रही है, वित्त योजना मंत्रालय सीएम ने अपने पास रखा है, यानी वित्त विभाग और योजना प्लानिंग कमीशन, ये दोनों, प्लानिंग और योजना वित्त, ये दोनों इनके पास नहीं है। जो पहले वित्त था, वित्त विभाग इनके पास इस लेटर में, 1 मिनट में ये भी बता देता हूँ, लेकिन वित्त विभाग नहीं है, वित्त विभाग नहीं है सुनेत्रा पवार के पास। तो क्या क्या है ये ज़रा आप तक हम ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। और महाराष्ट्र कैबिनेट में लेकिन विभागों का बंटवारा और 4 अहम विभाग, इनके ये 4 जो हैं उसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट एंड औकफ, ये है
यही मिला है। ये तीन डिपार्टमेंट हैं इनके पास। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यानी वित्त जो मुख्य रूप से था वो विभाग नहीं है इनके पास। सबसे पहले इकबाल भाई आपके पास ही आना चाहता हूं। इकबाल भाई जरा बताइए कि ये आनन फानन में ये आज ओथ सेरेमनी, मुख्यमंत्री पद माना जाता है कि यह मुख्यमंत्री नहीं है और वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं है। वहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ, अभी फुनरल भी नहीं हुआ था कि राजीव गांधी को ओथ लेना पड़ा। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं देश में। और आप याद कीजिए कि जब आप शोकग्रस्त रहते हैं, शोकाकुल रहते हैं, लेकिन आपको अपना पदभार भी संभालना पड़ता है। लेकिन आखिर यहाँ क्या इतनी हड़बड़ी थी कि सुनेत्रा पवार को, माफ़ी चाहूँगा, सुनेत्रा पवार को आज ही ओथ लेना पड़ा? क्या हड़बड़ी थी? पावर पॉलिटिक्स का दौर अभी शुरू है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से समझ लीजिए क्लस्टर राजनीति होती है। जैसे क्लस्टर मिसाइल छोड़ा जाता है, एक में से कई मिसाइल निकलते हैं, उसी तरीके से इस बार जो है महाराष्ट्र की राजनीति में काफी चीजें सामने आ रही। अभी अजीतदादा पवार को गुजरे हुए कुछ ही दिन यानी कि 28 तारीख और 29 तारीख को उनकी अस्थि विसर्जन की गई थी। लेकिन पिछले 48 घंटों में इतना उलटफेर अचानक एकदम जो दिखना शुरू हुआ है, उसके अंदर कहा जाता है कि सबसे पहले अमित शाह जी का फोन जो है प्रफुल्ल पटेल को आया था और ये कहा था कि किसी तरीके से जल्द से जल्द शपथ विधि पूरी होनी चाहिए। उसकी वजह जो ये है कि महाराष्ट्र में जिस लेवल से अब कहानी चल रही है, एक तरफ एनसीपी के अंदर ही टूट की कगार नजर आ रही थी कि अगर एनसीपी के अंदर लोगों को जोड़ा नहीं जाता है तो हो सकता है वो कहीं बीजेपी की तरफ भागे और उसमें टूट हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि जो एनसीपी अजीतदादा पवार ग्रुप के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से समझौता हो और तुरंत इस वक्त जो है पूरी कमान शरद पवार के हाथ चली जाए। उसकी वजह यह है कि अगर वो शरद पवार के हाथ चली जाती है तो ऐसे कई मामले हैं जो ईडी के और इनके पास हैं जिसके अंदर वो जांच चल रही है। उस जांच के अंदर वो दायरा जो है उनके लिए कसा जा सकता है, क्योंकि शरद पवार जैसे अभी कुछ देर पहले पर्सनल बातों के अंदर प्रशांत जी ने कहा कि अगर शरद पवार ईस्ट कहे तो हमेशा वेस्ट समझना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि वो जब ये कहे कि हम एक हो जाएंगे और हमें बीजेपी की राजनीति नहीं करनी है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक ये साफ नहीं किया कि अगर एनसीपी दोनों मर्ज हो जाती है तो वो किसके साथ रहेंगे, किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे। तो इस सारी ही चीजों को लेकर के एक शरद पवार ग्रुप के नेताओं में डर बना हुआ था। जैसे ही प्रफुल्ल पटेल को फोन आता है उसके अंदर आवाज बहुत वो हो रही है, आपकी आवाज थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था थोड़ा वो होगा जी। अभी आवाज आ रही है राजीव जी? जी आवाज लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लैरिटी की कमी है जी। जी अभी आ रही है आवाज थोड़ी बराबर? जी अब पहले से थोड़ा सुधरा है। अभी इसके अंदर मामला ऐसा है कि जैसे ही शरद पवार अपना ये माफ करिएगा प्रफुल्ल पटेल जी को जिस तरीके से फोन आया था, उसके बाद में सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे जैसे जो वरिष्ठ लीडर्स है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाके मिले और शपथ विधि की तैयारी की। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी की तरफ से जो भी नाम आएगा उस नाम को लेकर के वो सहमति देंगे और उन सारी चीजों को लेकर शपथ विधि के लिए तैयारी की जाएगी। ये एक भाग हुआ। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सुबह से जिस तरीके से शरद पवार और उनके ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 तारीख को विलय होना था, जिसको 17 जनवरी को जो एक मीटिंग हुई थी जिसका वीडियो भी लगातार वो जारी करते रहे, उस वीडियो के अंदर ये इसी चीज पर वो प्रेशर करते आए हैं पूरे मामले के अंदर कि वो दोनों गुट एक होने वाले थे। उसके बाद में ये फैसला होने वाला था। हालांकि कमान जो है वो अजीतदादा पवार के हाथ में ही रहने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एनसीपी अजीतदादा पवार के गुट जो है वो ये है कि 2024 में जब एक इलेक्शन हुआ था लोकसभा के अंदर, जिसके अंदर सुनेत्रा पवार जहां से खड़ी थी बारामती से सुप्रिया सुले के सामने, तब एक नारा दिया गया था कि सुनेत्रा जो है वो बाहरी है और सुप्रिया जो है वो बेटी है। तो कुछ ऐसे लीडर्स जो है उनका कहना है कि इस तरह के शुरुआत जो है एक बार शरद पवार ने सोनिया गांधी के दौर में भी की थी और उसके बाद में ही मामला बिगड़ा था। तो इस बार भी इसी तरह की 2024 के अंदर कोशिश की गई थी जिसके अंदर सुप्रिया सुले जीती थी। तो उन सारी चीजों को लेकर के जो पवार परिवार है भले ही बातचीत कर रहा है,
लेकिन परिवार के अंदर जो सुमित्रा पवार के रिश्तेदार है, हालांकि ये कहा जाता है कि सुमित्रा पवार जो है वो पॉलिटिक्स नहीं जानती है, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो भले ही आज पहली बार उन्होंने संभाला है, लेकिन राजनीति वो बखूबी जानती है। पॉलिटिकल फैमिली से है, उनका आधा खानदान आज महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अलग अलग पार्टियों के अंदर है। तो सुमित्रा पवार बहुत अच्छी रिश्ते ये सारी राजनीति जानती है। तो इन जी। सारी चीजों को लेकर के पार्थ पवार जो है उन्होंने उन्हें तैयार किया। हालांकि इसको लेकर के बहुत विरोध हो रहा है कि बहुत जल्द कर दिया, 13 दिन कम से कम बीत जाने देने चाहिए थे, उसके बाद में शपथ विधि लेती। लेकिन सुमित्रा पवार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर वो इस पार्टी की कमान नहीं संभालती तो उनके लिए उनकी पार्टी जो है वो टूट सकती थी, क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं वो उनके ऊपर जो केसेस है उसको लेकर के वो बिखर सकते थे। बिखरने के बाद में अलग अलग पार्टियों में जा सकते थे। एक मामला ये होगा। दूसरा, बीजेपी के अंदर भी जो अचानक इसको खड़ा करने की वजह यह है कि ऐसा कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे गुट से वो काफी परेशान है, और एकनाथ शिंदे गुट को जो है वो धीरे से अब वो अपने दरकिनार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर सुमित्रा पवार को जल्द ये कमान देकर के जो बीजेपी की जो पार्टी है, अरे माफ करिएगा, जो एनसीपी अजीत दादा पवार की जो पार्टी है उसको एक साथ ले करके वो पावर में आ जाते हैं तो उनको खतरा खत्म हो जाता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के एक रणनीति बनाई गई है। वहीं सुमित्रा पवार के जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि शरद पवार जो है वो एक अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं। शरद पवार का मानना ऐसा था कि अगर सुमित्रा पवार बातचीत करके पहले विलय कर लेती है दोनों पार्टी की, तो उसके अंदर सुप्रिया सुले को जो है वो एक जिम्मेदारी दी जाएगी सेंट्रल की, और वो बीजेपी के लोगों से बात करके उन्हें इकबाल भाई मंत्री बना माफी सकते चाहूंगा, हैं। इकबाल जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। अगर चेंज करेंगे तब तक मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं अपनी टीम को कहता हूं जोड़ें आपको, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं और हम उसको क्लियर सुन नहीं पा रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, अजीत पवार की मौत के बाद मर्जर की बातें आई दोनों एनसीपी के धड़ों में। उसके बाद आज अभी शोक का समय बीता भी नहीं है और उनकी पत्नी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, सुमित्रा पवार ने। ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टोरी है और इसके तमाम सारे आयाम हैं। पर्दे के पीछे की बातें होंगी जो हम लोगों को जाहिर सी बात है कि नहीं मालूम है, लेकिन इसका आउटकम क्या है वो हम देख सकते हैं और एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं। आउटकम ये है कि एनसीपी में जो गुटबाजी है, एनसीपी अजीत पवार में जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल है, 2 और नेता जो महाराष्ट्र के हैं, वो गुटबाजी है वहां पे। और एनसीपी अजीत पवार के साथ ये बात हो रही थी कि इनकी पार्टी का होगा क्या, क्या बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे उनके एमएलए, पार्टी टूट जाएगी। मुझे लगता है कि उस चीज को, दोनों चीज को एड्रेस करने के लिए जो है वो इनको आनन फानन में बना दिया गया कि ये अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो पार्टी टूटने से बचेगी, बीजेपी में लोग बिखर के नहीं जाएंगे। 40-41 इनके एमएलए हैं, 41 शायद, हाँ, और 40 है, 41 वो 40 हैं, तो वो बिखर के नहीं जाएंगे और जो ये गुटबाजी है वो कंट्रोल रहे, क्योंकि अभी सुमित्रा पवार पे कोई राजनीतिक हमला नहीं कर पाएगा, ना बीजेपी की तरफ से, ना एनसीपी के गुट, जो अलग अलग गुट है उनकी तरफ से। तो नैतिक दबाव भी बना रहेगा और प्लस पवार साहब की पॉलिटिक्स क्या होगी इसमें हम अंदाज लगा सकते हैं केवल कि एनसीपी की कमांड और एनसीपी का सरकार में रिप्रेजेंटेटिव पवार परिवार के पास है। अगर ये पवार परिवार के बाहर जाता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन या पार्टी कमांड, तो पवार साहब के लिए मुश्किल होती इनसे डील करना। परिवार जो है वो आपस में बड़ा इंटरमिंगलिंग है परिवार के अंदर बहुत ज्यादा। और अजीत पवार और शरद पवार तो बात कर ही रहे थे मर्जर की, एक ही चुनाव चिन्ह पे तो चुनाव लड़े अभी स्थानीय निकायों का। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि कैसे ये इंटरमिंगलिंग है परिवार में, कितनी कई लेयर्स हैं। शरद पवार का एक डिग्री कॉलेज है राजीव जी, उसका नाम है विद्या प्रतिष्ठान।
25,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। कॉमर्स की और तमाम साइंस की पढ़ाई वहाँ होती है, जी डिग्रियां दी जाती है। वो उसको एक ट्रस्ट चलाता है, उसमें ट्रस्टी हैं सुनेत्रा पवार। पवार के कॉलेज में, शरद पवार के कॉलेज में ट्रस्टी हैं सुनेत्रा पवार। तो परिवार के कई सारे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं कई प्लेटफॉर्म, कई फोरम्स में। और शरद पवार के कई सारे ट्रस्ट हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई एनजीओज हैं, उसमें ये परिवार के तमाम सदस्य इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो केवल एनसीपी तक सीमित नहीं है मामला। तो इसलिए पवार साहब के लिए बड़ा ही उपयुक्त है कि पवार परिवार का कंट्रोल जो है एनसीपी के दूसरे धड़े में अभी है। ना वो छगन भुजबल के पास गया, ना वो प्रफुल्ल पटेल के पास गया, ना किसी तीसरे नेता के पास गया। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एंड विनर है वो शरद पवार है। आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी, मर्जर वाकई होना है कि मर्जर की कहानी बनाई गई, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो अभी आज हम देख रहे हैं। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि बीजेपी इसमें अगर कोई मंसूबे देख रही थी तो वो बीजेपी को नुकसान हुआ है। और ये बहुत होशियारी भरी राजनीति जो है वो की गई है। इसीलिए शरद पवार खामोश हैं और सुप्रिया सुले भी कुछ बोली नहीं है। तो ये एक घटनाक्रम जो है उसका सीधा जो मतलब है ये है। बाकी सुनीता पवार अभी एमएलए भी नहीं है और एमएलए बन जाएंगी वो, एमएलए या एमएलसी, वहाँ बाई कैमरल हाउस है वो। और उसके अलावा वो उनके पिताजी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और ससुराल की तरफ से तो राजनीति है ही है जी। तो दोनों तरफ से वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनकी है। और बीजेपी के लिए नुकसान अब ये होगा कि बहुत सारा जो परिवारवाद का आरोप ये लगाते हैं, तो परिवारवाद का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पे या समाजवादी पार्टी पे या आरजेडी पे, वो परिवारवाद का आरोप अब ठहरेगा नहीं कि आपने तुरंत जो है इनको बनवा दिया अपनी सरकार में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी परिवारवाद के ही प्रोडक्ट हैं, उनके पिताजी भी बीजेपी के नेता थे, एमएलए थे और मेरा ख्याल है शायद मंत्री भी थे। तो परिवारवाद का भी एक मामला हुआ जो बीजेपी के लिए एक जो है वो आगे के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल एनसीपी के दोनों धड़े अभी अपनी जगह मजबूत हैं। एनसीपी अजीत पवार जो है उसमें फिलहाल कोई बिखराव नहीं होगा, ना कोई बगावत होगी और ये बहुत स्मूथ टेक ओवर जो है वो हो गया। और ये बहुत ही मैं कहूँ कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग जो है पर्दे के पीछे की, वो बहुत चतुराई भरी थी। जी बिल्कुल। शकील जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, ये आनन फानन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो स्थितियां हैं उसमें सुनेत्रा पवार के पास और कोई विकल्प नहीं था, या जो अजीत पवार की राजनीति को देख रहे हैं, जो उनके निकट के लोग हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुनेत्रा पवार का सामने आना, उप मुख्यमंत्री बनना और पार्टी को टेक ओवर करना, ये इसलिए जरूरी था कि फिलहाल जो है बीजेपी जो कोशिशें कर रही थी उनकी पार्टी तोड़ने की, उनके लोगों को अपने साथ लाने की या बगावत पैदा करने की, वो फिलहाल शांत हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो बीजेपी है वो चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो, चाहे अजीत पवार गुट हो, वो हर जगह जो है डेंट करने की कोशिश कर रही है। और इससे कौन कितना बच सकता है, इसी से उसकी पार्टी बचेगी। दोनों स्थानीय पार्टी हैं, दोनों के पास कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व जिसे कहते हैं करिश्माई नेतृत्व नहीं है जिसकी वजह से पार्टी बची रहे। शरद पवार के पास ये प्लस पॉइंट है कि वो खुद जो है बहुत ऊंचे कद के नेता हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व की वजह से चाहे उनके पास पावर रहे या नहीं रहे, लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा ही उद्धव ठाकरे के साथ है। उनके साथ
बाल ठाकरे की विरासत है, जिसकी वजह से उनके साथ इतना बुरा हुआ। मुख्यमंत्री रहे, हटना पड़ा, पहले मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया नहीं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी स्थानीय निकायों के चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा जी। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी, इन दोनों का जो भी नेतृत्व है, एकनाथ शिंदे का तो एकनाथ है ही है, यहां पे जो सामने दिख रहे हैं छगन भुजबल या प्रफुल्ल पटेल, तटकर या दूसरे जो भी लोग हैं जो अब अजीत पवार के जाने के बाद सुनेत्रा महाजन को गाइड कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि अगर हम टूट के बिखरे तो कौन कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम, और हमारी सारी की सारी बार्गेनिंग पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो राजीव जी, फिलहाल जो है ये सबकी अपना अपना विकेट बचाने की राजनीति है कि कौन जो है अपने विकेट को बचा सकता है। जहां तक शरद पवार का सवाल है, उनके पास भी अब कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, उन्हें भी सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। क्या वहां से टूट के, अजीत पवार की पार्टी से टूट के लोग उनकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एकीकरण का जहां तक सवाल है, हमें लगता है वो मामला अब दूर चला गया। जो एकीकरण करने वाला था, जो इच्छुक था, वो ही नहीं रहा। तो अगर सुनेत्रा पवार को करना होता और दूसरे लोगों को करना होता तो इस मामले में कम से कम शरद पवार को विश्वास में लेते, उन्हें बताते। और देखिए, कल जो है ये बात बड़ी साफ हुई थी कि जिस तरह उत्साह में खुश होकर छगन भुजबल ये बता रहे थे कि 1-2 घंटे में आपको खबर मिल जाएगी, हम मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, कल भी मिले थे, आज ही मिले थे। तो छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये जिस तरह के नेता हैं जिन्हें हमेशा सत्ता चाहिए, जो बिना सत्ता के रह नहीं सकते, वो अपना कितना कब्जा जो है नई उप मुख्यमंत्री पे बना के रख पाएंगे, इससे तय होगा कि सुनेत्रा महाजन की राजनीति कहां जाती है। बीजेपी ने जो अपना काम करना था वो आज कर लिया, वित्त मंत्रालय उन्हें नहीं दिया, मतलब कमजोर करना पहले दिन से ही उन्होंने शुरू कर दिया है और आगे भी करेंगे वो कमजोर उनको, क्योंकि उन्हें कठपुतली चाहिए। अजीत पवार का एक अपना व्यक्तित्व था, उन्हें बीजेपी झुका नहीं पाई, उन्हें बीजेपी उस तरह से अपने कब्जे में ले नहीं पाई। वह सुनेत्रा महाजन को वो पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी और उस तरह रखने की कोशिश करेगी जिस तरह कि वो उन्हीं की पार्टी के हैं, कोई बाहर से समर्थन देने वाली है वो उन्हीं की पार्टी की, और वो अलग जा नहीं सकती। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से अंशु जी आपके पास। अंशु जी, कैसे आप देखते हैं इस आनन फानन को? जरा इसको पहले हम समझे, फिर आगे की राजनीति वहां की क्या है, सियासत में नया मोड़ क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे सेकंड राउंड में। लेकिन जब शोकाकुल पूरा परिवार है, मुख्यमंत्री पद की शपथ आप लेने नहीं जा रही हैं, आप मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। पोर्टफोलियो में भले डिप्टी सीएम लिख दिया गया हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर कोई डिप्टी सीएम का पद नहीं होता है। आपके पास 3 मंत्रालय दे दिया गया है, यही है। लेकिन और इसमें पूरा परिवार, आपका बेटा तक वो भी नहीं आया, परिवार नहीं आया, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों थी? क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए, ये जो है कि जिस तरह से दिखाया जाता है, एक पूरा एक पॉलिटिकल, जो कहा जाए, एक ट्रेजेडी के अंदर एक ड्रामा चल रहा है। आप इसको इसी तरह से समझिए कि अभी उनके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है, 48 घंटे ही हुए और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। ऐसे भी कोई कहा जाए कि मजबूरी नहीं थी, कोई मुख्यमंत्री की तो मौत नहीं हुई थी कि उनको जो एक 13 दिन का होता है कि पूरा एक शोक मनाने का समय होता है, वो भी वो अपने पति के लिए नहीं कर पाई और ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। तो आप ये समझिए कि इसमें जो है वो बहुत सारे घटनाक्रम हुए। जिस तरीके से अजीत पवार की मौत हुई इस प्लेन हादसे में, कई तरह के सवाल उसको भी लेकर उठाए गए, उसकी भी जांच की बात कई हलकों से आई, हालांकि उसके ऊपर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें भी थी। और उसके बाद जब एक परिवार का मुखिया चला जाता है और एक पार्टी का मुखिया चला जाता है तो बहुत कुछ स्टेज पे होता है।
मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार और उनके बेटों के बीच जो एक क्लोज नेट फैमिली है उनकी, वो उनके 2 बेटे और वो उनके बीच जरूर एक गहन चर्चा हुई होगी कि बहुत कुछ स्टेक पर है, जिसमें उनकी पारिवारिक विरासत है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक फाइनेंशियल विरासत, एक जो कहा जाए कि बहुत बड़ा अकूत एक साम्राज्य भी जो अजीत पवार ने खड़ा किया है उसको भी संभालने की एक विरासत है। तो ये सारी चीजों के होते हुए उनको ये स्टेप लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया होगा, और मुझे लगता है जिसमें उनके 2 बेटों की भूमिका और उनकी अपनी खुद की भूमिका इसमें ज्यादा अहम रही होगी। और यहीं पर एक हल्का सा देखते हैं, परिवार भले ही अपने आप को कितना एकजुट दिखाए लेकिन एक समीकरण बदलेगा, क्योंकि जब तक अजीत पवार उस दूसरी एनसीपी गुट के नेता थे तो वो भतीजे थे शरद पवार के, और सुप्रिया सूले के भाई थे जिन्हें वो दादा कहते थे। लेकिन अब अचानक उनकी भाभी का कद इतना बड़ा हो गया है, उनकी भाभी जिन्हें उन्होंने चुनाव में हराया था, तो यहाँ सुप्रिया सूले जिनके पिता शरद पवार उनके लिए कोई भूमिका देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में या राज्य की राजनीति में, तो वो समीकरण एकदम चेंज हो गए। उनकी भाभी अभी एक उप मुख्यमंत्री पद पर पहुंच गई है, सारा स्टेक, सारी पावर जो है उनके हाथ में आ गई है, और वो उन चीजों का निर्णय लेंगी, भले ही वो ले या अपने पुत्रों की मदद से ले। तो आपने ये देखा कि यही वजह है कि न सुप्रिया सूले नजर आती हैं, न शरद पवार यहाँ पर नजर आते हैं, भले ही अंदर खाने बहुत सारी बातें हो परिवार में क्या चीज हो, लेकिन ये चीज साफ नजर आ रही है कि जो उनके पॉलिटिकल स्टेक है, जो उनकी विरासत है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेक है, वो सब अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि अभी ये चीजें बहुत सतह पर उभर कर नहीं आएंगी। और बीजेपी, आप ये देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सत्ता को नहीं छोड़ सकती है और सारा कुछ अपने कंट्रोल में लेगी। वित्त मंत्रालय तो जैसे लिया ही है, उसके अलावा देखिए, आप ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कमजोर किया इन पार्टियों को, इन क्षेत्रीय पार्टियों को, जैसे उन्हें 2-2 धड़ों में बांट दिया। चाहे हम शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, तो वो बहुत हद तक अपना काम कर चुके हैं और इनको तोड़ चुके हैं। और कभी भी इन छोटी पार्टियों को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। शिंदे को भी दिया तो बहुत मजबूरी में दिया गया, और मौका मिला तो उसे वापस ले लिया गया। और आप देखिए, जब तक शिवसेना भी बीजेपी के साथ थी, कभी शिवसेना को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कब बने उद्धव ठाकरे? जब वो दूसरे धड़े के साथ आए, कांग्रेस या महाअघाड़ी, इन लोगों के साथ मिलकर आए। तो बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक है। महाराष्ट्र जो है और मुंबई जो है वो औद्योगिक राजधानी है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ इन्वॉल्व है, अडानी का बहुत बड़ा स्टेक यहाँ इन्वॉल्व है। इसलिए बीजेपी कभी इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को मजबूत नहीं होने देगी और उनको हमेशा पावर बैलेंस बना के चलेगी। बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि दोनों एनसीपी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये सारे जो हैं वो एक साथ रहे। और यहाँ अगर वो एनसीपी उनके साथ बनी है, सुनेत्रा पवार उनके साथ बनी है, तो उन्हें शिंदे को भी वहां पर वो पावर बैलेंस करनी है कि आप हमको फिर डरा नहीं सकते हैं। तो बीजेपी जो कुछ भी हो, महाराष्ट्र में सारी जो है चाबी वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। इन दलों को कमजोर कर दिया है। और अजीत पवार की मौत के बाद सही कह रहे थे कि अजीत पवार का जो कद था, जिस तरह बीजेपी में रहते हुए भी वो एक अपने स्वर को रखते थे, अपनी आइडियोलॉजी को रखते थे, बीजेपी के साथ रहते हुए वो कभी भी आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं गए, वो कभी भी उन्होंने इस तरह से शो नहीं किया और अपनी आइडियोलॉजी को बिल्कुल अपने दम पर उन्होंने रखा। तो वो सुनेत्रा पवार से संभव होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। अभी उन्होंने, जैसे कहा जाए ना, एक तात्कालिक रूप में एक प्रतिक्रिया के तौर पर कि वो एक थाती को, एक संपत्ति को, एक विरासत को, एक पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखना है, उसके लिए ये कदम ज्यादा उठाया गया है। ये कदम ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत जल्दी कोई खलबली यहाँ मचती हम देखेंगे। शरद पवार भी अपना टाइम लेंगे, जरूर उनके पास भी, मैं ये कह सकती हूँ कि बीजेपी की तरफ से ऑफर होगा सत्ता में शामिल होने के लिए। पहले तो ऐसी कुछ बातें चल भी रही थी कि जब जो है कि दोनों दलों का मर्जर होना था, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी तरह अब ठंडे बस्ते में चला गया है। और जिस तरह से उन्होंने ये शपथ ग्रहण इतनी जल्द किया है, 13 दिन का शोक भी पूरा नहीं किया, एक तरह से कहा जाए कि अपने पति के लिए एक शोक का समय होता है, उसमें वो ये जिम्मेदारी ले रही हैं। हालांकि पॉलिटिकल फैमिलीज में ऐसा होता भी है, लेकिन ये यही दर्शाता है कि सारी चीजों को अपने हाथ में कर लेने के लिए ये ज्यादा जरूरी था। और उनमें बहुत सारा स्टेक है, फाइनेंशियल है, संपत्ति का है, पॉलिटिकल पावर का है, विरासत का है। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी यहाँ हमेशा पावर बैलेंस करेगी,
किसी धड़े को, किन्हीं को भी वो मजबूत होकर उभरने नहीं देंगी। यहाँ पर जो ये अजीत पवार का गुट है, जो सुनेत्रा पवार संभालेंगी, उसको भी धीरे धीरे कमजोर किया जाएगा। अचानक से ये चीजें नहीं होंगी और इसमें शरद पवार जरूर देखेंगे कि वो कैसे अब जो है अपनी एनसीपी का भविष्य यहाँ पर देख पाते हैं। क्या वो बीजेपी के किसी जाल में आएंगे या वो कैसे जो है जो विपक्ष के साथ में लेकर चलेंगे। हालांकि अभी तक जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पे कि मर्जर पे होगा क्या होगा, आंतरिक बातें इसको कह रहे हैं, लेकिन ये एक दूरगामी और इसका प्रतिगामी असर होगा क्योंकि सेंटर में भी आप सपोर्ट इनका लेकर चल रहे हैं और महाराष्ट्र में पूरा पावर बैलेंस करना है। तो मैं तो देख रही हूं कि परिवार में थोड़ी दूरी आई है और कई लोग शायद ऐसे रीड कर रहे होंगे कि शरद पवार इस सबके पीछे हैं या वो इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या बहुत चीजें कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, मुझे ये नजर इसमें ये ज्यादा आता है कि अचानक जो है वो पावर शिफ्ट हो गई है सुनेत्रा पवार के पास, जो कि उनके भतीजे के पास थी। तो अब वो समीकरण नहीं रहे हैं और एक तरीके से जो उनके भतीजे के बेटे हैं वो यहाँ पर चीजों को शायद ज्यादा अपने चार्ज में ले रहे होंगे। और जब ऐसा होता है कि एक परिवार का मुखिया चला जाता है, जो पार्टी का नेता चला जाता है, तो इनसिक्योरिटीज भी होती हैं और इस इनसिक्योरिटी में आप अपने कुकून में आ जाते हैं, केवल अपने परिवार को देखते हैं, वहां एक लार्जर गुड नहीं होता। अभी यहाँ मर्जर की बात शायद सुनेत्रा पवार बिल्कुल नहीं करेंगी और अभी थोड़ा समय शांत रह के देखने का है कि शरद पवार और बाकी दल है कैसे रिएक्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं? हम सेकंड राउंड में सियासत पे आएंगे, लेकिन ये बार बार वही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ उन्हीं शब्दों को कि आनन फानन में आज ही क्यों 2 बजे आप विधायक दल का नेता चुनी जाती हैं और 5 बजे आप ऑलरेडी शपथ ले लेती हैं, परिवार का कोई नहीं पहुंचता है, क्यों ऐसा? राजीव जी, अब देखिए, चूंकि राजनीतिक मसला है तो राजनीति ही इसमें। अब परिवार भी अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसमें भी राजनीति ही है। और जैसा कि शरद पवार ने कहा भी कि भाई परिवार के मसले अलग होते हैं, राजनीति के मसले अलग होते हैं, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, उन्होंने तय किया होगा। सुबह शरद पवार ने, राजीव जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शरद पवार ने उसमें कई एक महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो शरद पवार ने ये कहा कि भाई मैंने तो अखबारों के जरिए ही सुना है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी और सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो यानी 2 लोगों के नाम शरद पवार ने मतलब इशारा किया कि ये लोग खेल कर रहे हैं, ये उन्होंने सुबह इशारा दे दिया शरद पवार ने। फिर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हम वहां क्यों होंगे शपथ ग्रहण में, हम वहां नहीं होंगे। ये भी कह दिया उन्होंने कि ये जो मर्जर की बात है और मर्जर की बात थी बिल्कुल, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि साहब ये एनडीए में शामिल हो जाते मर्जर के बाद, तो ये मीडिया की देन है, ऐसा नहीं था। तो ये भी बता दिया शरद पवार ने कि अगर अजीत पवार होते और मर्जर की बात होती तो महायुति छोड़ी जाती। अब राजीव जी, इसी में देखा जा सकता है जो शरद पवार की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनका ये कहना कि एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है और ये आपके मीडिया की उपज है, ये उनका कहना है साफ तौर पर। और राजीव जी, आप देखिए कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम और विधायक दल की नेता तो चुन ली गई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनेत्रा पवार को आज ही एनसीपी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी भी प्रफुल्ल पटेल हैं। तो अभी खेल राजीव जी मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बचा हुआ है। और जो बात कही जा रही थी, जैसा कि इकबाल जी ने शुरू में कहा कि अमित शाह का फोन आया प्रफुल्ल पटेल के पास और उसके बाद फिर जो है आनंद फानंद में तय किया गया। आज सुबह भी राजीव जी विधायकों को जब बुलाया गया 2 बजे, तो विधायकों को ये नहीं मालूम था कि एजेंडा क्या है बैठक का, किसी विधायक को नहीं मालूम था। मीडिया के जरिए विधायकों को मालूम पड़ा कि सुनेत्रा ताई पवार जो हैं उनको विधायक दल का नेता चुना जाना है, ये मीडिया के जरिए मालूम पड़ा। और जिस समय सुनेत्रा पवार मुंबई में जा रही थी और उनसे मुलाकात कर रहे थे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, पार्थ पवार उनके बेटे उस समय शरद पवार से बारामती में मुलाकात कर रहे थे। तो इसके पीछे राजीव जी अब समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि एक समझदारी ये भी हो सकती है कि फिलहाल अगर मर्जर की बात की जाएगी तो बीजेपी एनसीपी शरद पवार इनकी अजीत पवार की है इसको भी तोड़ देगी। और जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल आगे आगे दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे थे,
उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि अगर सुनेत्रा पवार ने मना किया कि हम नहीं बनेंगे, या सुनेत्रा पवार ने अनिच्छा कोई जताई, तो छगन भुजबल जो है वो साफा पहनने के लिए तैयार हैं और प्रफुल्ल पटेल जो हैं दिल्ली के आदेश से फिर एनसीपी पर कब्जा कर लेंगे। अगर राजीव जी ये स्थिति होती, अगर ये स्थिति होती जो कि चर्चाएं हैं, तब आप बताइए कि अजीत पवार के ऊपर क्या कलंक होता। तो अजीत पवार की पूरी राजनीति राजीव जी जीवन भर की जो थी वो एक कलंक के साथ समाप्त होती कि चाचा के साथ विश्वासघात करके गए थे और पार्टी भी अपनी नहीं रख पाए और पार्टी भी दूसरों के हवाले कर दी। तो ये कलंक जो होता, मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार ने ये स्वीकार करके अजीत पवार के माथे पर कलंक लगने से बचा लिया जो बीजेपी लगाना चाहती थी। फिलहाल राजीव जी ये लगता है, तो आगे अब क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा इकबाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी राजू जी आ रही है, बताइए। जी जी, आपकी आवाज़ भी बुलंद आवाज़ आ रही है। और ज़रा अब ये बताइए कि यहाँ से जब आज आनन फानन में इन्होंने ओथ ले लिया सुनेत्रा पवार ने, और इससे पहले मर्जर की खबर खूब चली है, और ख़ासकर तब जब नहीं रहे अजीत पवार, उसके बाद और कल तो खूब दिन भर हम सब ने देखा, और हालांकि पहले से भी खबर आ रही थी, लेकिन अब क्या कुछ दिखाई देता है? एनसीपी दोनों धड़ों में, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट, दोनों के बीच क्या तालमेल आप देखते हैं? और यहाँ पर बीजेपी का रोल, आप शुरुआत में अगर मेरे वक्तव्यों को आपने सुना हो तो मैं एक बात कह रहा था इकबाल जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आनन फानन में तत्काल अपना शुभकामना संदेश दे दिया, तत्काल। क्या ये पैगाम है कि आप हमारे साथ ही रहो, या ये पैगाम है कि हमारी नजरें हैं जहां रहनी चाहिए? कैसे देख रहा है इन तमाम सियासी पहलुओं को महाराष्ट्र? मैं पिछले 48 घंटों की अगर मैं बात करूं तो राजनीति गलियारे में ये भी अफवाहें बहुत तेज थी कि एनसीपी जो अजीत दादा पवार के गुट है उसके कुछ लोग तोड़ करके बीजेपी में शामिल किए जाए। इस तरह की भी चर्चा चलती रही, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उन्हें कहा कि अगर ये गलती अगर हम करते हैं इस वक्त तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर एक आवाज उठेगी और जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि वो मराठा नेता थे और मराठे में जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से अजीत दादा पवार माने जाते थे, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी एक बार जो है उन्होंने काफी सोच विचार किया। उसके बाद में ये कहा जाता है कि फोन करके प्रफुल्ल पटेल से ये कहा गया है कि तुरंत सुनेत्रा पवार को जो है वो तैयार किया जाए, जिसके बाद छगन भुजबल हो, तटकरे हो, धनंजय मुंडे हो, जितने बड़े लीडर्स है उस काम के अंदर लग चुके थे। तो इन सारी चीजों में ये बात बिल्कुल सही है कि शरद पवार और अजीत दादा पवार के अंदर जो बातचीत हुई थी, जो मर्ज की बात हो रही थी, उसको लेकर के सुनेत्रा पवार जो है ना वो इस कदम को जैसा अंशु जी ने बताया कि थोड़ा सा सुखी चाहिए। उसकी वजह है कि आज पार्थ पवार का मुंबई शपथ विधि में, अपनी मां की शपथ विधि में नहीं आना, उसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पार्थ पवार के ऊपर आरोप लगे थे इस पूरे मामलों को लेकर के कि पार्थ पवार करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उससे भी बचाना चाहती थी। वहीं पार्टी की कमान संभालने के साथ साथ के अंदर उन्हें जो जो लोग उनके फंसे हुए हैं, जो परिवार पे आरोप है, उन्हें भी एक तरीके से निकालना है। दूसरा, वो खुद भी जानती है कि अगर सीधे सीधे अगर ये पहले मर्ज हो जाती है और उसके बाद शपथ विधि होती तो इनके चांसेस बहुत कम थे। हो सकता है कि रोहित पवार या किसी और को जो है इस पद पर लाकर काबिज कर दिया जाता। तो इन सारे ही खेल को देखते हुए पार्थ जो है वो भले ही राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति को एज ए पॉलिटिकल परिवार वो काफी समझते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी माता को तैयार किया और 13 दिन से पहले ही राजनीति के अंदर आने के लिए और शपथ विधि के लिए तैयार किया। अब इसके अंदर जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि शरद पवार की चाहत भी यही है कि अगर ये गुट एक होता है तो गलियारों के अंदर ये बातें भी चल रही कि सुप्रिया सुले को वो बीजेपी के अंदर अगर शामिल होते तो एज ए मंत्री जिस तरीके से पहला उन्होंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उस बार चीजें नहीं बैठ पाई और वो कांग्रेस के साथ आ गए, तो इस बार जो है वो सपना शायद पूरा होता, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी कांग्रेस का भविष्य उनकी नजर में कहीं दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके से प्रशांत जी ने भी कहा कि वो
स्कूल और कॉलेजेस की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर रहे 2019 तक उन्होंने ट्रस्ट ये अपना जितने माफ कीजिएगा जो ग्रामीण वगैरह की जो ट्रस्ट होती है उसके अंदर वो जरूर रहे, लेकिन अपनी खुद की कंपनियों में कभी उन्होंने डायरेक्टरशिप नहीं ली। लेकिन 2019 के बाद जो जानकार है वो कहते हैं कि लगातार वो अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर के डायरेक्टरशिप के अंदर भी वो मौजूद रहे और उसके अंदर अपना डायरेक्टरशिप में नाम भी डाला और वो कंपनी को पूरी तरीके से संभाल भी रहे हैं। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार वो जहां आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं वहीं सुप्रिया सुले को लाने की भी उनकी ख्वाहिश है। देखिए इसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं कि जब पार्टी के अध्यक्ष की कमान संभालने की बात आई थी तो लोग उत्तराधिकारी के तौर पर अजीत दादा पवार को मान रहे थे, लेकिन सुप्रिया सुले का नाम घोषित किया था। तो हर कोई ये जानता है कि शरद पवार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सुप्रिया सुले को जो है वो अपने रहते उनको सेटल करा दे। वहीं अजीत पवार गुट जिस तरीके से अलफी ने कहा कि एक अजीत दादा पवार के होते हुए जो उनको आइडिया था कि अजीत दादा पवार इतने स्ट्रॉन्ग लीडर है और इतनी अच्छी कमांड रखते हैं, तो वो राजनीति अलग थी, लेकिन उनके जाने के बाद राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। उनको अपने पवार परिवार को, अपने बच्चों का भविष्य, उनका अपना भविष्य, दूसरा पार्टी को किस तरीके से एक्टिव रखना, ये सारी ही चीजों को लेकर के उन्होंने सोच विचार किया है और उन सारी ही चीजों को लेकर के ये एक्शन लिया गया है। और आज जिस तरीके से शरद पवार ने सुबह कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, उसके बाद में उनके बयान के बाद में ही पार्थ उनसे मिलने गए थे। हो सकता है कि परिवार के अंदर ये बात हुई हो कि शरद पवार को उसकी जानकारी दी जाए। तो अब इन पूरे ही अगर खेल को देखेंगे तो अभी कई ऐसी चीजें हैं कि जो खुद अजीत पवार के जो लीडर है वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार के साथ इतना जल्दी मर्ज हो करके उनके जो केसेस है वो उनके ऊपर तलवार लटकती रहे और वो जेल जाके बैठे। वहीं पर शरद पवार ये चाह रहे हैं कि अगर ये मर्ज अगर पहला हो जाता है तो उनकी शर्तों पर वो इनको घर बिठा करके काफी चीजें आगे कर सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये पत्ता अजीत दादा पवार की पत्नी सुमित्रा पवार की तरफ से दागा गया है और मतलब उसकी जो शपथ विधि ली गई है उसके अंदर अब ऐसे कई चैलेंजेस आ गए हैं, एक के बाद एक, हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है। दूसरा वही प्रफुल्ल पटेल को लेकर के अगर मैं बात करूं तो हर कोई जानता है कि वो अमित शाह के बहुत करीबी है। जैसे अमरेंद्र जी ने भी कहा कि पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, बिल्कुल सही बात है कि अब जो गेम जो है आज से शुरू होगा और आपको कुछ दिनों के अंदर समझ में आएगा कि कई ऐसी चीजें हैं धीरे धीरे करके खुल करके राजीव जी अब महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आ जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इकबाल जी सही कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, प्रशांत जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, अब जरा शरद पवार के रोल की बात कीजिए, जरा बताइए। यहाँ पे शरद, हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, शरद पवार का रोल, सुमित्रा पवार तो अभी अभी सियासत में आई हैं, पहला चुनाव लड़ी और अपनी ननद से यानी सुप्रिया सुले से हार गई। वो पहुंची राज्यसभा से अब सीधे मंत्रिमंडल कैबिनेट में पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय नहीं है उनके पास। वित्त मंत्रालय पहले ज़रूर था, अगर अजीत पवार जिंदा होते तो बजट पेश करते वो, अभी जो इसमें फरवरी में बजट होगा वहाँ का, लेकिन अब उनके पास नहीं है। उनके पास वित्त के अलावा खेल है, युवा कल्याण है, ये सारे विभाग हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर दूसरी आज सुबह से चल रही है, मैं उसको थोड़ा सा उस दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स की, एप्स्टीन फाइल, उसकी एक अगली लिस्ट, अगली कड़ी आई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा खूब चल रही थी। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे ट्वीट किए और प्रधानमंत्री के बारे में उस फाइल्स में ये जानकारी दी गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के लिए और एप्स्टीन से बात उनकी हुई, मुलाकात हुई। उसके बाद वो इजराइल जाते हैं, इजराइल में वो वहाँ उनका प्रचार करते हैं, ऐसी कुछ बातें वहाँ पे हैं। इस पर विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति आई है और उसमें इस पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक उसका छोटा सा हिस्सा ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स की बात देखिए क्या लिख रहा है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय लिख रहा है कि हमें तथाकथित एप्स्टीन फाइलों से संबंधित एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के तथ्य के अलावा ईमेल में बाकी सभी संदर्भ एक दोषी अपराधी के तुच्छ चिंतन मात्र है जिन्हें पूरी तरह से तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान है, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ये बयान, और आप तक रख रहे हैं। बाकी आप लोग समझिएगा, सोचिएगा, और एप्स्टीन फाइल में कहाँ क्या लिखा है ज़रा पढ़ लीजिएगा। खैर, आगे बढ़ें और हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। प्रशांत जी, शरद पवार, आपने अपने पहले वक्तव्य में तो शरद पवार को जोड़ा था, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या मर्जर की कहानी यहीं हम इसको समाप्त माने, और क्या यहाँ दोनों दलों को अपनी अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में खड़ी हो गई है? अनम्यूट कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में राजीव जी पवार फैक्टर रहा है दशकों से, अनेक अलग रूपों में रहा है, और पवार फैक्टर अजीत पवार के जाने के बाद उसमें एक वैक्यूम आया, और उस वैक्यूम को तुरंत इसलिए भरा गया कि सत्ता और विपक्ष में दोनों जगह पवार परिवार का रिप्रेजेंटेशन रहे। अब अजीत पवार के रहते हुए पवार के दो स्तंभ, मजबूत स्तंभ हो गए थे। अजीत पवार खुद भी बड़े अग्रेसिव नेता थे और वो लोकप्रिय भी थे। उनके हम चुनावी क्षेत्र में गए थे, हमने देखा था कितना लोकप्रिय हैं वो युवाओं के बीच में खासकर। और शरद पवार जो है वो एक राष्ट्रीय नेता है, वयोवृद्ध नेता है, बहुत सीनियर है, अपनी राजनीतिक चालों की वजह से जाने जाते हैं। मैं कल बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को स्टम्प किया था 2019 में, और इस बार भी मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे ये जो इतना स्मूथ ऑपरेशन हुआ है, पर्दे के पीछे शरद पवार का इसमें कोई ना कोई भूमिका, रोल जरूर है। और उस बात से साबित होता है कि जिस तरीके से वो पवार परिवार का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार में और पार्टी में दोनों में बरकरार है। और जैसे मैंने कहा कि आसानी से बगावत नहीं हो पाएगी जी। तो एक तो पवार का इंटरेस्ट इसमें ये है कि एनसीपी के दोनों धड़े पवार परिवार के पास रहे। अब परिवार भले अजीत पवार आज नहीं है, और लेकिन और दो एनसीपी हैं, और दोनों एनसीपी पवार परिवार के पास है, लेकिन जो पवार कुनबा है पूरा, उस पवार कुनबे का जो मुखिया है वो शरद पवार है अभी भी, और अब उसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। अजीत पवार तो एक अलग शख्सियत उन्होंने अपनी बना ली थी राजनीति में, अब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो जो परिवार पवार कुनबा है उसमें शरद पवार जो है वो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे इज्जतदार नेता हैं, और उनके ऊपर आसानी से कोई आरोप या इस तरीके की जो राजनीतिक चाल उनसे उनके ऊपर हो नहीं सकती। तो ये बीजेपी के लिए एक नुकसान वाली बात है कि उनको सुनेत्रा पवार से डील करने के लिए उनको ये सोचना पड़ेगा कि पीछे से हाथ इसमें पवार साहब का है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब का हाथ है। अब उनकी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके हिसाब से वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पवार साहब ने जब एनसीपी बनाई थी तो भी वो बीजेपी के साथ नहीं गए थे, विपक्ष में रहे थे, और 2004 में जब सरकार आई मनमोहन सिंह की तो उस सरकार में वो शामिल हुए थे। तो पवार की राजनीति का एक पैटर्न है, वो साफ पैटर्न है कि वो सीधे बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जुड़ते हैं। उनके बारे में बातें उड़ती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। जब कांग्रेस में थे तो भी बातें हो रही थी, और इसीलिए शकील जी ने कहा, मैं उसकी बात सहमत हूं कि अब मर्जर की कोई बात नहीं होगी। इस पूरे जो पिछले 48 घंटे में मर्जर की जो बातें आई या लाई गई, मुझे उसका उद्देश्य एक ही लगता है कि वो उद्देश्य ये था कि अजीत पवार का जो वैक्यूम है वो पवार परिवार के ही हाथ में रहे एनसीपी जी, और वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया है।
अब इसमें देखिए दूसरा इसका जो पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि अब वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया। तो महाराष्ट्र सरकार में जो पावर बैलेंस है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच या देवेंद्र फडणवीस के बीच में, वो बिगड़ गया जी। और वित्त मंत्रालय भी उनके पास हो गया है। और अभी बीएमसी के चुनाव हुए, अभी तक मेयर नहीं बन पाया है और वहां पे 10 फरवरी को अब मीटिंग होगी, शायद मेयर की होनी थी, आज डाल दी गई। तो वहां भी एकनाथ शिंदे अपना जोर लगा रहे हैं कि 2.5 साल का होगा तो पहले 2.5 साल में उनका मेयर बन जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत उलझ गई है बीजेपी के लिए। जी जी बिल्कुल। और इस उलझन में शरद पवार एक बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जी जी, इस उलझन में शरद पवार एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो हैं ही। जरा शकील जी आपके पास आता हूं, फिर धनंजय जी आपके पास आऊँगा। शकील जी, शरद पवार का रोल अब यहाँ से क्या उलझनों से भरा हुआ, या यहाँ पर वो आज भी जो सियासी गेम खेलते हैं वो कर रहे होंगे, कुछ और चाल चलने की कोशिश उनकी होगी आने वाले समय में, कैसे देखा जाए? शरद पवार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है ये, क्योंकि सत्ता उनके पास है केंद्र में और राज्य में, और सुनेत्रा महाजन ने जिस तरह शपथ ले ली है उससे साफ हो गया है कि सुनेत्रा पवार के आसपास जो लोग हैं, तटकरे, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे के सारे लोग, ये सब जो हैं शरद पवार को सुनेत्रा महाजन की राजनीति चलाने से रोकेंगे। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार जो है सुनेत्रा पवार की राजनीति या पवार परिवार की राजनीति को संचालित करें। तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मगर एक बात सही है, अजीत पवार के अलग होने के बाद, सत्ता में न रहने के बाद, 2014 में केंद्र से सत्ता चली गई थी, फिर महाराष्ट्र से भी चली गई, उन्होंने जो अपने कुछ लोग हैं उनको इकट्ठा रखा है। तो इसलिए कम से कम उन्हें इस बात का खतरा नहीं है जो अजीत पवार की पार्टी को है कि पार्टी टूट जाएगी। जितने जाना थे शरद पवार के पास से सारे चले गए हैं। अब जो बचे हैं वो निश्चित ही रूप से उनके बहुत ही वफादार लोग हैं, उनको तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल जो है सुनेत्रा पवार के लिए है कि वो अपने लोगों को अपने ही लोगों से कैसे बचाएं। उनके अपने ही लोग जो है वो खुले तौर से बीजेपी के साथ दिखते हैं, तो इसलिए उनकी बड़ी समस्या है कि वो कैसे बचाएंगे। लेकिन देखिए सारा जो एक घटनाक्रम हुआ उसमें एक क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है उसमें उद्धव ठाकरे जो है वो निश्चित ही रूप से एक सबसे होशियार नेता के तौर पे, महाराष्ट्र की भाषा में सयाने बोला जाता है उसको, सयाने नेता के तौर पे सामने आए हैं। सबसे पहले वो बीजेपी से अलग हो गए थे। वो जानते थे कि बीजेपी क्या करने वाली है, और बीजेपी ने अब क्या किया, सुनेत्रा पवार से वित्त ले लिया, एकनाथ शिंदे से इससे पहले मुख्यमंत्री पद ही ले लिया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, चुपचाप लड़ा, कुछ नहीं बोला, और जब जीत गए तो उन्हें हटा दिया और उनसे जो है जैसे यहां से वित्त लिया ऐसे वहां से गृह मंत्रालय ले लिया था। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या है और सुनेत्रा पवार के पास क्या है? दोनों के पास एक ही काम बचा है कि अपनी पार्टी को, अपने लोगों को बचा के रखना। बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बड़ी मजेदार मोड में है, और जो हमने कल भी कहा था कि इसमें राष्ट्रीय दलों की संभावनाएं बढ़ गई है, जिसमें खासतौर से कांग्रेस की। अगर कांग्रेस अपना गेम ठीक तरीके से खेलती है तो विकल्प के रूप में वही सामने आएगी। महाराष्ट्र में पहले भी वही नंबर 1 पार्टी थी, बीजेपी तो कहीं थी नहीं। बीजेपी शिवसेना से को साथ लेके चलती थी, या शिवसेना
बीजेपी को साथ लेके चलती थी। बीजेपी का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था वहां पे। तो आज की तारीख में कांग्रेस के लिए वहां संभावनाएं बढ़ गई हैं, उद्धव ठाकरे के लिए वहां संभावनाएं बढ़ गई हैं। शरद पवार का जहां तक सवाल है, तो शरद पवार अब थोड़ी देर इंतजार करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सुनेत्रा पवार के पास से उनके पास लोग आएंगे, इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। शरद पवार आज की तारीख में किसी को क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो भी दे सकती है सुनेत्रा पवार दे सकती है या बीजेपी दे सकती है। तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखते हैं वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर देखते हैं क्या करते हैं। धनंजय जी, क्या कुछ खबरें हैं? आप ग्राउंड जीरो पे हैं, इकबाल जी ग्राउंड जीरो पे हैं, और ज़रा आपसे भी समझूं शरद पवार के रोल के बारे में। और आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन शाम को जब सुनेत्रा पवार ऑलरेडी शपथ ले चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इसके बाद इन दोनों दलों के मर्जर की बात जो थी वो अब कहाँ दिखाई देती है, और क्या आने वाले समय में इस पर भी कोई विचार विमर्श की खबरें आएंगी, या ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया? और दूसरा, क्या यहाँ से एक चुनौती दोनों गुटों के लिए बढ़ गई है कि अपने अपने दलों को, अपने अपनी पार्टियों को कैसे बचाया जाए? ये चुनौती सामने है। शरद पवार का रोल। अनम्यूट कीजिए। उल्टा उल्टा। अच्छा, आज उल्टा कर दिया। आवाज आई अब? आ रही है जी। देखिए, चुनौती तो बड़ी है, और चुनौती बड़ी इसलिए हम लोग को विश्लेषण करने में भी बड़ी चुनौती लग रही है कि विश्लेषण करना आसान नहीं है जी। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग चर्चा करते समय सुनेत्रा पवार जी को हम अजित पवार की पत्नी के तौर पे केवल देख रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सुनेत्रा पवार किस घराने से है, किस घर से है, किस परिवार से है, और वो क्या है। तो बाजीराव पाटिल जो है उनको भी याद रखना होगा। उनके पिताजी जो है 1971 में जब शरद पवार ने पार्टी बनाई थी तो उनके साथ थे, सबसे विश्वस्त थे इनके पिताजी, सुनेत्रा के पिताजी थे। फिर इनके भाई पद्म सिंह पाटिल जो है वो मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे और दबंग नेता रहे हैं। अभी पद्म सिंह पाटिल के बेटा विधायक हैं, राणा रंजीत सिंह, और बीजेपी के विधायक हैं। पद्म सिंह पाटिल बीजेपी में गए, उसके बाद अजित पवार उनके साथ, उनके पीछे पीछे बीजेपी में गए, और ये पूरी बीजेपी की रणनीति बनी जिसमें टूटी पार्टी एनसीपी और अजित पवार उस तरफ गए। उसमें सुनेत्रा पवार जी के मायके का भी बड़ा रोल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा। तो अब जो है दो परिवार है, शरद पवार की फैमिली और सुनेत्रा परिवार का जो पाटिल परिवार फैमिली है, वो भी इस राजनीति में जुड़ती है। अभी तक जो स्टेक केवल पवार फैमिली का हुआ करता था, वो स्टेक बदला है। एक तो यहाँ समझ लीजिए रणनीति राजनीति। तो अब जो है भले उनको मंत्रालय नहीं दिया गया है, कोई ठीक ठाक कुछ पकड़ा दिया गया कि तब तक चूंकि नहीं है, लेकिन ये चीज जो है बीजेपी के लिए पीड़ादायक भी कल हो सकती है। फिलहाल तो दोनों पार्टी के विलय की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि दोनों पार्टी एक हो जाएगी। जैसा कि पहले बता रहे थे हमारे जो साथी हैं, चाहे प्रशांत भाई हो, चाहे हमदानी भाई हो, या जो है हमारे सलीम क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, इकबाल जी, शकील भाई, इकबाल भाई तो हैं, शकील भाई भी जो बोल रहे थे, वो सारे वो बिंदु अपनी जगह है। लेकिन एक और समझिए कि जो अजित पवार जो भाषण किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, उस भाषण के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाता हूँ, और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे सुनेत्रा पवार को भी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पार्टी की टूट के बाद पवार फैमिली, भले आप उसको ढक करके रखा हुआ है, लेकिन पवार फैमिली में टूट हुई, और वो टूट जो है केवल बीजेपी या ये कहिए कि बचने के लिए खाली नहीं हुई है, पवार फैमिली में टूट की वजह है। मैं भाषण का कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, आप इससे अंदाजा लगाइए। एक तो 13 मई को उन्होंने सिरूर लोकसभा क्षेत्र में भाषण किया था, जिसमें बताया था कि पवार साहब हमारे लिए देवता है और इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना समय होता है। 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद नए लोगों को अवसर दिए जाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से अधिक समय तक मैंने अपने चाचा के दिए गए हर आदेश का बिना सवाल किए पालन किया।
चाहे वो सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस से बाहर निकलना हो, या 2004 में मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी का दावा छोड़ना हो, या फिर 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाना हो, या बीजेपी के साथ बात करनी हो। ये भी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ बातचीत करनी हो, मतलब बीजेपी के साथ बात करते समय भी शरद पवार जी को पता थी, ये कहना चाह रहे हैं। और इसमें ये भी है, ये सबसे जो 30 वाली बात है राजीव भाई, वो 2004 है। 2004 वो साल है जब एनसीपी 99 में बनी थी, तो जो चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सीटें आई थी महाराष्ट्र में एनसीपी को, 71 सीटें आई, 69 सीटें कांग्रेस को आई, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है विलासराव देशमुख को मिला। अजित पवार चाह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका बेटा होता तो मुझे मुख्यमंत्री बनाते। मैं बेटा नहीं था, भतीजा था, इसलिए मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनाया गया। तो ये जो कहना है ये बहुत कुछ कह रहा है, और ये कह रहा है कि पवार फैमिली एक नहीं है। फिर ये देखिए कि कई लोग विश्लेषण करने वाले कहते हैं कि शरद पवार बड़े पॉलिटिशियन थे। प्रशांत भाई भी इस बात को समझते हैं बढ़िया तरीके से, इकबाल भाई भी समझते हैं कि जो शरद पवार बड़े पॉलिटिशियन थे। अपनी पार्टी को उन्होंने राष्ट्रीय फलक देना चाहा, भले न मिला, चाहे पीए संगमा हो, चाहे वो बिहार के जो नेता हैं वो तारिक अनवर, वो पार्टी में थे, लेकिन वो महाराष्ट्र से बाहर पार्टी उस तरीके से नहीं निकल पाई। शरद पवार खुद महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, शायद वो महाराष्ट्र में दिल्ली जाके फिर लौट आए, और कहते हैं कि अजित पवार को इस बात का भी दुख था कि आप दिल्ली गए फिर वापस महाराष्ट्र में लौट आए, मुझे खड़ा होने का अवसर नहीं दिया। तो अजित पवार जो है उनके भीतर ये दुख, ये पीड़ा थी कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जबकि हमने पूरी तरीके से जो चाचा थे उनकी भक्ति की, उनके साथ रहा। और उन्होंने ये भी कहा था जब पार्टी टूटी थी, यशवंत राव चौहान के साथ शरद पवार जी ने क्या किया, उसमें भी ये छुपा हुआ है। तो बहरहाल सुनेत्रा जब आई है, और ये हम कह सकते हैं कि ये शरद पवार जी की चाल है। शरद पवार जी चूँकि बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये चाल नहीं भी हो सकती। ये भी हो सकता है कि शरद पवार जो है वो अस्त होते हुए, शरद पवार की राजनीति जो है वो छूट गई है। शरद पवार, सुप्रिया, अब याद कीजिए प्रशांत भाई कि शरद पवार जब लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया तो उन्होंने सुप्रिया सूले को वो सीट दी, घर के किसी और व्यक्ति को सीट नहीं दी। तो वो भी याद रखिए। कई सारी जो है, कई सारे बिंदु हैं जो पवार फैमिली को डिस्कशन करते समय या डिस्कस करते समय देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जब पाटिल परिवार भी जुड़ा है तो पाटिल परिवार को भी शरद पवार के साथ भले रहे, उनके पीछा पकड़ करके जो है वो सत्ता में आए और राजनीति में आए, लेकिन उनका अपना वजूद है। और बीजेपी की अब ये कोशिश है, बीजेपी बेसिकली देखिए, बीजेपी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को पता है कि क्षेत्रीय दल जो गायब हो रहे हैं इसका नुकसान हमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल जब गायब हो जाएगी, जब पार्टी गायब हो जाएगी तो फिर जो है कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस कमजोर इसीलिए है कि रीजनल पार्टियां ताकतवर है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर से उठ खड़ा होने का अवसर मिलेगा, और इस अवसर को क्या सुनेत्रा पवार रोक पाएंगी, क्या बीजेपी किसी और को ये बना के रोक पाएगा? उसके बाद एक और बताऊं कि अभी जो यूजीसी का मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, अभी इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ भी वो मामला उभरेगा और बीजेपी को यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे मुद्दे, वो चाहे सवर्ण दलित का मुद्दा हो, चाहे पिछड़े का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा, या पार्टी के भीतर जो अपने साथी उनके रहे उनके साथ जो तोड़ फोड़ का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर बीजेपी एक्सपोज हुई है। अगर आप कितने दिन शासन करोगे, कितने दिन चुनाव जीतोगे ईवीएम और चुनाव अधिकारी को मैनेज करके या कोर्ट को मैनेज करके? हर चीज की लिमिट होती है। मुझे लगता है बीजेपी सारी लिमिट पार कर गई है, और इसीलिए उसने आनन फानन में, जिसको कहते हैं कि ये ओथ करवाया है। ये ओथ सुनेत्रा पवार के या एनसीपी के बीच कोई टेंशन की वजह से नहीं हुआ है। ये जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की घबराहट। बीजेपी को लग रहा था कि अगर कहीं शरद पवार ने कुछ खेल कर दिया और ये निकल गई, एक हो गई पार्टी और निकल गए, ये सुनेत्रा पवार अगर निकल गई तो फिर मजबूत हो जाएंगे वापस एकनाथ शिंदे, और मुंबई का मेयर चुनाव अभी हुआ नहीं है, वो फंसा हुआ है।
तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे दाव पेच है, अभी बड़ा आसान नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शरद पवार जी का जो पवार फैमिली का दबदबा हुआ करता था वो कम हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जी, दबदबा कम हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते, नहीं हो सकते हैं। अंशु जी, आपको भी लगता है कि शरद पवार का दबदबा कम हुआ है? धनंजय जी, उनकी मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है कि शरद पवार जो हैं, अब वो हालांकि बहुत ही उन्हें कहा जाए कि एक समझदार नेता हैं और बहुत ही दूरदृष्टि रखते हैं, और एक कहा जाए कि हर दल के लिए उनके पास कोई ना कोई सिखाने की बात होती है और लोग उनसे सीखते हैं। लेकिन अस्त हर किसी का होता है, और वो उनका भी एक अस्त हो रहा है और ढलते हुए सूरज है। और उनकी चिंता जो ज्यादा है वो अपनी बेटी सुप्रिया सूले को लेकर है कि उसे किस तरीके से जो है राष्ट्रीय राजनीति में एस्टैब्लिश कराया जाए। और यही वजह है, जैसे धनंजय बता रहे थे, कि जो चाचा भतीजे में इस तरह की बात हुई थी और पार्टी में बिखराव हुआ था। तो अब ये जो दो परिवार हैं बाहर से तो एक नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक वो एक होंगे भी, लेकिन दोनों के ही अपने अपने एक कोकून बन चुके हैं, जिसमें अपने अपने जिसे कहा जाए कि मकसद हैं, स्वार्थ हैं और इनसिक्योरिटीज भी हैं। शरद पवार की इनसिक्योरिटी है इस बुढ़ापे में कि सुप्रिया सूले पूरी तरह से वो उनको स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे केंद्र में मंत्री बने या फिर राज्य में जो है उनकी पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथों में सुरक्षित रहे। और वहीं जो सुनेत्रा पवार है, उनके लिए ये चीजें हैं कि ये उनकी जो एनसीपी है वो उनके बेटों के लिए सुरक्षित रहे, जो उनका फाइनेंशियल स्टेक है, जो इतनी सारी चीजें हैं उनके ऊपर एक ईडी सीबीआई ये तमाम तरह का डर है उससे गुजरते हुए, अपनी परिसंपत्तियों, अपनी चीजों को, विरासत को संभालना है अपने बेटों के लिए, तो ये उनका अभी ज्यादा स्वार्थ है। तो यही वजह है कि ये दोनों परिवार एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है। और जो शरद पवार हैं वो अपना एक, जिस तरह से कहा जाए, एक एग्जिस्टेंस की भी अभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो किसके लिए ज्यादा मौजूद हैं। अब कौन उनसे सलाह लेगा? जरूर वो विपक्ष में मुझे लगता है कि उनकी भूमिका ज्यादा मौजूद रहेगी और ज्यादा प्रासंगिक रहेगी, जहां पर कांग्रेस जैसे दल या फिर इस विपक्ष को एकजुट रखने में उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी होगी, बजाय कि वो बीजेपी में जाके उसके पिछलग्गू बनके या केवल एक पावर लेके या बेटी को केवल एक मंत्री पद दिला देने से। मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने कमाया है, इतना अपनी राजनीतिक विरासत बनाई है और अपना एक जो नाम या अपना जो एक स्टैचर जो उन्होंने कमाया है, वो उसको कोई छोटी चीज के लिए वो देना चाहेंगे। और सही बात कह रहे थे कि वो कभी इसलिए बीजेपी में गए भी नहीं या उनके साथ उस तरह से उनका चीजें नहीं हुई, वो पर्दे के पीछे ही रहे। तो मैं उनकी जगह जो है वो इंडिया अलायंस में इस वक्त देखती हूँ कि भले ही ये बात भी सही है कि एक पवार जो परिवार है वो एक सत्ता भी है, और महाराष्ट्र की जो है सुनेत्रा पवार देखेंगी, उस लिहाज से दोनों परिवार का एक गठजोड़ भी है, लेकिन अपने अपने जो कहा जाए एक न्यूक्लियर जो फैमिली उसे कहा जाते हैं, उसको लेकर भी वो चिंतित है। और शरद पवार अब सोच रहे हैं कि अगर जो उनका ये राजनीतिक चाहे अस्त है या उनकी एक आखिरी पारी है, बिल्कुल लास्ट चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे हैं, तो उसमें कैसे उनकी बेटी पूरी तरह स्थापित हो जाए और एक जब वो जाएं इस दुनिया को छोड़कर, तो एक उनकी जो एक विरासत है, जो उनकी एक पहचान है, वो दृढ़ रहे और वो उसी तरीके से याद की जाए। तो मुझे लगता है कि अभी शायद वो विपक्ष की राजनीति के साथ बने रहना पसंद करें। जी जी, विपक्ष की राजनीति की बात हो रही है। अमलेंदु जी, शरद पवार। राजीव जी, देखिए, शरद पवार को लेकर बहुत सी बातें होती रहती हैं और जब से शरद पवार की राजनीति है तब से ही बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन